अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं के नवजातों की देख रेख पर जानकारी। कीड़ा जड़ी मशरूम से लाखों की आय कमा रहे युवा किसान से मुलाकात। देश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा खासा लाभ कमाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इस व्यवसाय से वो लाभ नहीं ले पा रहे जो कि उन्हें मिलना चाहिए। इस कम लाभ की जो प्रमुख वजह है वो है दुधारू पशुओं के नवजातों की देखरेख और प्रबंधन में बरती गई लापरवाही। इसीलिए जरूरी है कि नवजातों की देखरेख और प्रबंधन सही तरीके से किया जाए, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के डॉक्टर आलोक पांडे। नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गर्मी का मौसम है ये सबके लिए परेशानी का सबब है, सबके लिए परेशानी हो रही है। जानवरों को, खास करके जानवर के बच्चे, नवजात बच्चा होता है तो उसमें उसको बहुत परेशानी होती है। नवजात बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो आप उसको साफ़ करते हैं, एक कपड़े से साफ़ करते हैं। उसको साफ़ करने के बाद आप नेवल कॉर्ड जो उसका जो ये होता है, नाभि सूत्र जो है, उसको काटते हैं और काटने के बाद फिर जितना जल्दी हो सके आप उसको दूध पिलाते हैं। तो हमारे किसान भाई ये जो पहला दूध है वो कोलेस्ट्रम, उसको खेस बोलते हैं आप लोग, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो न केवल उसके अंदर में जो मल मूत्र हैं उनको साफ करने में मदद करता है, बल्कि उसको पूरी ज़िंदगी जो बीमारी से लड़ने की पैसिव इम्यूनिटी देता है। हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि वो हमने वो कोलेस्ट्रम जो पहला दूध है वो पहला दूध हम दिए, इसके चलते उसको पतला पैखाना शुरू हो गया। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। और डायरिया के चलते आप उसका दूध बंद कर देते हैं, ये कदाचित न करें। दूध को कभी नहीं बंद करना है, दूध उसको मिलना सबसे ज़रूरी है। और अगर उसको डायरिया हो रहा है जानवर को, तो डायरिया हो रहा है तो आप उसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का घोल बनाकर उसको दें। जानवर को जो पानी देते हैं उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट का घोल दें। बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ज़्यादा पतला दस्त हो रहा है, तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आप उसमें उनके शिरा में जो नस में जो ये होता है उससे पानी चढ़वाएं, उससे इलेक्ट्रोलाइट दें, वो बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है।
इसलिए हम लोगों को उसको बचाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रहने का जो जगह आपने बनाया हुआ है वो हमेशा ये रखना है कि शेड जो है वो ठंडा रहे। उसके लिए आप अपने घर के आसपास में पेड़ लगा के रखते हैं। आप अपने खिड़की वगैरह जो है जहाँ से कि गर्मी आ सकती है उस जगह पे आप ये लगा दें, बोरा लगा दें, बंद कर दें उसको, और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। जानवरों को भी नहलाना ज़रूरी है, साथ में उसको हमेशा पानी की कमी ना हो इसके लिए आप पानी भी पिलाते रहें। आप उसको पानी जो पिलाते हैं उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का घोल डालकर पिलाइए तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। गर्मी के दिनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और शेड का हमने बताया कि शेड में आप ये तो किसी भी ये के लिए है, छोटे बच्चे के लिए हो, बड़े जानवरों के लिए हो। अभी गर्मी में जो शेड होता है वो आपने एस्बेस्टस शीट लगाया हुआ है, एस्बेस्टस शीट के ऊपर में पुआल का ये डाल दीजिए, उस पर पानी का छिड़काव कीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। एस्बेस्टस शीट अगर है, आप पुआल नहीं डाल रहे हैं तो कम से कम उसको उजला पेंट करवा दीजिए। उजला पेंट करवाने से धूप आता है वो धूप रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खास करके आप ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बच्चों की मौत होती है, नवजात बच्चों की जो मौत होती है, उससे बहुत हद तक आप छुटकारा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो और इंसान के हौसले बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के मशरूम सिटी कहे जाने वाले सोलन शहर के युवा निशांत गास्टा ने। इन्होंने कीड़ा जड़ी मशरूम यानी कोर्डिसेप मशरूम की खेती करने के बारे में सोचा और अपने घर पर ही लैब तैयार करके कीड़ा जड़ी मशरूम को उगाने में कामयाब हो गए और आज ये लाखों की आय कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम निशांत गास्टा है, मैं सोलन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक AP गोल्ड यूनिवर्सिटी शिमला से करी है और अपनी पॉलिटेक रियाद बहारा से करी है। मुझे बचपन में मशरूम लगाने का काफ़ी शौक़ था। मेरे घर में मेरे नाना जी मशरूम लगाया करते थे। उन्होंने बटन मशरूम्स और ऑयस्टर्स लगाए हुए थे। उस समय से मुझे काफ़ी शौक़ था, लेकिन 2018 में मुझे पता लगा कि एक इस तरीके का मशरूम भी इंडिया में आ चुका है, जैसे कीड़ा जड़ी है, ये अपना कॉर्डिसेप है। ये काफ़ी यूज़फुल है बॉडी के लिए क्योंकि ये मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। ये हम सब्जी की तरह खा नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता लगा चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग सबसे नियरेस्ट मुझे चंडीगढ़ में इसकी ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। हाँ, मुझे वहाँ पर मैम काफ़ी हेल्पफुल मिले। उन्होंने मुझे लैब दे दी थी कि आप अपने हिसाब से करो, आपको जैसा काम करना है। मैंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश करी। मैम ने मुझे जैसा सिखाया मैंने वैसा काम किया। फिर मैंने ये क्रॉप सोचा मैं अब अपनी लैब में भी लगाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से सर लैब तैयार करी, अपनी मटेरियल अरे परे पता करके मैंने लैब तैयार करी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर मैं नहीं लगा पाया, पर मेरे पास स्पॉन था, मुझे मैम ने स्पॉन दिया था। मैंने एक ट्राई मारा और मैं इसमें सक्सेस हो गया। किसान भाइयों, आज के समय में मेडिसिनल मशरूम की मांग बढ़ी है और इसे उगाने वालों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसी लाभ को देखते हुए इस युवा किसान ने IT इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय औषधि मशरूम कोर्डिसेप जो लाख रुपए किलो बिकती है के उत्पादन को चुना और इसमें सफलता भी हासिल की। तो पहले जानते हैं कि वो मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां उगाते हैं और उसके महत्व के बारे में। इंडिया में दो तरीके की कॉर्डिसेप्स है। एक कॉर्डिसेप सिनेसिस जो हिमालयाज में होती है और एक कॉर्डिसेप मिलिट्रीज जो कि हमने लैब में लगा सकते हैं। वैसे कॉर्डिसेप 400 तरीके की है जो कि इस समय सिर्फ ज़्यादातर चाइना में ही है। इंडिया में सिर्फ 2 तरीके की है और इसको मेडिसिन में काफ़ी अच्छा, कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद जितना भी अपनी बॉडी में लॉस कर चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए कॉर्डिसेप बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अपना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है और इससे बाकी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। कॉर्डिसेप सिनेसिस की कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो हिमालयाज में मिलता है, उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमने एक फार्मूला से साइंटिस्ट ने ये तैयार किया है अपना, जिससे हम लैब में वो फंगस तैयार कर सकते हैं जो कि उस कीड़े के अंदर होता है जिससे उसकी मौत होती है।
मैंने पूरा नेट पे अच्छे से सर्च करके ये पता किया कि ये इसकी मशीनरी मुझे कहाँ मिल सकती है, अच्छी से अच्छी मशीनरी। मैंने को दिल्ली में पता लगा तो मैंने दिल्ली से इसकी मशीनरी मंगाई। उसके बाद अपनी लैब सेटअप करी, उसमें काम करना शुरू किया। इसको मैं ब्राउन राइस में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं इसको व्हीट पे भी लगा रहा हूँ। वैसे ये ब्राउन राइस में लगता है, अब मैंने इसको व्हीट में भी लगाया हुआ है। इसको मैंने वेज मेथड से भी लगाया है, नॉन वेज मेथड से भी लगाया है। वेज मेथड में मैंने मेडिसिन यूज़ करी है, B12 की जगह मैंने न्यूरोबाइन यूज़ किया है, और मैंने नॉन वेज मेथड में एग्स यूज़ किए हैं। यूँ तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया सोलन में कई तरह की मशरूम उगाई जाती हैं, लेकिन कोर्डिसिप का उत्पादन कर निशांत मशरूम बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। निशांत ने बताया कि उनके माता पिता ने बहुत साथ दिया, जिसमें कोर्डिसिप की सफलतापूर्वक खेती की गई। तो ये सफलता कैसे मिली और इनके मशरूम उगाने की तकनीक क्या है, जानते हैं खुद इन्हीं से। इस प्रोसेस का जो मेन है वो मशीनरी है, ऑटोक्लेव और लैमिनार। हमें वो यूज़ करना है क्योंकि हमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हमें डब्बे के अंदर राइस डालकर इसमें स्पॉन डालना है, और जो प्रोसेस 60 डेज़ की है वो हमें पूरी फॉलो करनी है। लेकिन हमें जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा क्रिएट करना पड़ेगा जैसा ग्लेशियर में होता है। 21 डिग्री टेम्परेचर, उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपकी ह्यूमिडिटी 75 तक होनी चाहिए। हमें ये आर्टिफिशियली तैयार करना है, और इस प्रोसेस में वही मशीनरी यूज़ होंगी जो कि आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट करे। जैसे ह्यूमिडिफायर हो गया, आपका लैमिनार हो गया, एसी हो गया। एसी से हमें 21 डिग्री टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर 21 ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हमें टिश्यू कल्चर बनाने के बाद जब स्पॉन बनाएंगे तो हमें सबस्ट्रेट, राइस सबस्ट्रेट लेंगे हम ब्राउन राइस में, हम इसमें स्पॉन डालेंगे। उसके बाद इसको 10 डेज तक हम डार्क में रखेंगे। 10 डेज में डार्क में रखने के बाद इस पर माइसीलियम आ जाएगा, आपके सारे डब्बे वाइट हो जाएंगे। जब वो डब्बे सारे वाइट हो जाएं, उसके बाद उसे डायरेक्ट लाइट में एक्सपोज करने पे वो येलो कलर का होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो येलो कलर के स्टार्ट हो गए हैं, आपकी कंडेमिनेशन क्रॉप में नहीं है, तो 5 डेज के बाद आपके इसमें पिन हेड्स आने स्टार्ट होंगे, जो कि बाद में क्रॉप बनेंगे। वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। आफ्टर 60 डेज जो आपका सबस्ट्रेट होगा, राइस सबस्ट्रेट होगा, वो खुद ही आपके डब्बे को छोड़ देगा, मतलब वो खुद बाहर निकल जाएगा क्रॉप के साथ। उस समय आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होने को तैयार है। अब मेरी क्रॉप तैयार हो चुकी है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था। वैसे मैं इसे कांच के ग्लास बॉक्स में भी लगा सकता था, लेकिन उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक बॉक्स में लगाया था, और अब मेरी क्रॉप रेडी हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे इसकी कॉस्ट अगर जो हम नेट पे देखेंगे तो 1,70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ लोग 3.5 लाख तक भी इसे दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये मतलब अपना 50 से 1,50,000 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। वो भी इसकी कोर्डिसिपिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि लैब में टेस्ट होती है। उसके बाद इसकी डिसाइड होती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इंडिया में इसकी मार्केट अभी थोड़ी कमज़ोर है, धीरे धीरे इसकी मार्केट बनेगी। इस समय इंडिया में इसके काफ़ी ग्रोअर्स बैठे हैं जो इसको उगा रहे हैं। ये मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो आप स्पॉन लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट है। स्पॉन एक बार आने के बाद मैं अपनी लैब में फ्रूटनिंग बॉडी से खुद स्पॉन को रेडी कर सकता हूँ, इसको आगे सेल भी कर सकता हूँ, किसी को ज़रूरत है मैं उसको दे भी सकता हूँ। जब मेरे पास स्पॉन रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी लैब में उसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक बार सिर्फ स्पॉन पे पैसा खर्चना है, उसके बाद मैं अपने स्पॉन को रन करूँगा। मैंने अपने स्पॉन काफ़ी तैयार किए हुए हैं, मैं उसको अपनी लैब में खुद अपने स्पॉन यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक टेस्ट ट्यूब मुझे मैम ने दी थी जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद मैंने उसे आगे मल्टीप्लाई किया और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आगे दे भी सकता हूँ अगर ये किसी को नीड हो तो। ऑन एन एवरेज मेरी लैब 18 किलो की है। अगर मैं हर महीने सिर्फ 2 किलो भी अपनी लैब में मशरूम निकालता हूँ और ये 60,000 रुपये की निकलता है, तो मैं 1,20,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट ही है। ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है। अगर मैं इसको 1,20,000 में भी करूँ, मैं साल में आराम से 6-7 लाख रुपए का इसमें बिजनेस कर सकता हूँ 2-2 किलो क्रॉप निकालने। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। समूह में बड़ी ताकत होती है। अगर किसान आपस में समूह बनाकर खेती करे तो इसका परिणाम गुणात्मक तौर पर सामने आएगा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों द्वारा बनाए समूहों को प्रोत्साहित भी कर रही है। सामूहिक खेती करने से किसान खेतीबाड़ी के जोखिम को कम और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान इकट्ठा होकर आगे बढ़ें, इसके लिए सामूहिक खेती करने के फायदे हैं। समूह का गठन कैसे किया जाता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिव्यांश शेखर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है,
जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें, दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, APMC एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। जैसे अगर हम बात करें कि पपीता की खेती की, तो पपीता के लिए कई ऐसे फर्म हैं जो सीधा किसानों से अनुबंध करते हैं और वो उसके लिए अपना इनपुट वो खुद उपलब्ध कराते हैं। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का अभी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफ़ी लगनशील है, काफ़ी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो अनुबंध कर सकते हैं, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम FPO की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके FPO के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है।
इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, वहां पे बिचौलिए के रूप में सरकारी संस्थाएं होती है। कई जगह पे कई बिचौलिया करता होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक लिखित और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। कई जगह पे किसान और अनुबंधकर्ता के बीच में सीधा अनुबंध होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेगड़ा, जिला बेगूसराय के कृषक राजीव कुमार ने। ये अदरक की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजीव कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो। और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग दो वैरायटी यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।